ज्योग्राफी क्लास में आपका स्वागत है एक बार फिर से। आज हम अध्याय 17 ऊर्जा संसाधन में भाग 3 की बात करेंगे। इससे पहले हमने दो भाग पढ़ लिए हैं, भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2। अब तीसरा जो टॉपिक इसमें बन रहा है वो बन रहा है ऊर्जा संसाधन, यानी ऊर्जा संसाधन का जो भाग है उसमें हमने एक नंबर देखो कोयले के बारे में पढ़ा है, कोयला, पेट्रोलियम, और इससे पहले हमने खनिज संसाधनों के बारे में पढ़ा था। अब कोयला और पेट्रोलियम के बाद जो अगला बन रहा है वो बन रहा है परमाणु ऊर्जा। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा ऊर्जा संसाधन में, वो रहेगा परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा, इसका दूसरा नाम हो सकता है आणविक ऊर्जा। आणविक ऊर्जा यानी परमाणु ऊर्जा या आणविक ऊर्जा। अब इनको बनाया कैसे जाता है, यानी ये रेडियोधर्मी तरंगों से बनता है। रेडियोधर्मी तरंगों में यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम इस प्रकार के खनिजों को एक सम्मिश्रण के रूप में परमाणु बनाया जाता है। अब परमाणु से जो ऊर्जा बनती है उसमें दो प्रकार की विधियां होती है, एक तो संलयन की विधि और एक विखंडन की विधि। संलयन और विखंडन की प्रणाली के रूप में जब अणु टूटते हैं तब विखंडन होता है, और टूटते समय वो ऊष्मा देते हैं। एक जब संलयन की विधि में जब अणु एक दूसरे से जुड़ते हैं और जुड़ते समय भी उनसे ऊष्मा प्राप्त होती है, तो इस प्रकार जो उस ऊष्मा से जो ऊर्जा बनाई जाती है उसी को परमाणु ऊर्जा या आणविक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। अब देखो, परमाणु बनाने में खर्चा अधिक लगता है, लेकिन इनसे प्राप्त जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा जो इनसे बनती है वो ज्यादा बनती है। कहने का मतलब ऊर्जा सस्ती पड़ती है इनसे, लेकिन इनके खनिजों के बारे में या इनकी परमाणु बनाने में जो ये काफी महंगा पड़ता है। लेकिन कोयले की बजाय जो विद्युत सस्ती पड़ती है, सबसे अधिक जो सस्ती विद्युत की बात करें तो वो कौन सी पड़ती है, वो परमाणु ऊर्जा की ही पड़ती है। अब बात करते हैं भारत से, कि भारत में परमाणु ऊर्जा की शुरुआत कब, किसने, तो शुरुआत सबसे पहले किसने की थी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा ने भारत में सबसे पहले परमाणु ऊर्जा की शुरुआत की थी। एक नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। एक नंबर के क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले परमाणु ऊर्जा की शुरुआत किसने की, तो होमी जहांगीर भाभा। अब भारत में जो परमाणु ऊर्जा आयोग है उसकी शुरुआत हुई थी, विभाग की बात करें, आयोग की बात करें, 1948। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग, इसकी शुरुआत हुई थी 1948 से। सन 1948 से परमाणु ऊर्जा आयोग की शुरुआत की गई थी। अब इस संस्थान को 1954 में देखो, 1954 में इस संस्थान को कहां पर स्थापित कर दिया गया, ट्राम्बे मुंबई, ट्राम्बे मुंबई, यहां पर स्थापित कर दिया है। और इसी संस्थान को 1967 में, सन 1967 की बात हुई आगे, कि 1967 में जाकर के इसका नाम है वो चेंज कर दिया गया, और चेंज क्या किया गया है, भाभा अनुसंधान केंद्र, भाभा अनुसंधान केंद्र, भाभा अनुसंधान केंद्र के नाम से, यानी इसका जो नाम परिवर्तित किया गया वो कब से किया गया, 1967 में जाकर के ये नाम चेंज कर दिया गया। अब बात करते हैं कि भारत में कुल कितने परमाणु जो परमाणु रिएक्टर जो संचालित संस्थान है वो कितने हैं, तो उनकी संख्या है कुल 17 परमाणु संचालन संस्थान। परमाणु रिएक्टर संचालन संस्थान भी कह सकते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 17, कुल संख्या 17 है। अब ये बात करते हैं कि परमाणु बनाने में कौन कौन से खनिज है वो काम में आते हैं, यानी आणविक ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा में जो खनिज काम में लिए जाते हैं वो कौन कौन से खनिज है वो काम में लिए जाते हैं। यहां से एक नंबर का प्रश्न बन सकता है कि भारत में परमाणु ऊर्जा की शुरुआत किसने की थी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। परमाणु आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1948 में जाकर हुई थी।
1954 में इसको ट्राम्बे नामक स्थान है मुंबई में। अगर मानचित्र के लिए भी ये ट्राम्बे स्थान पूछ लिया जाए तो भी आपको मुंबई में बनना है, महाराष्ट्र। उसके बाद 1967 में जाकर के इसका नाम चेंज कर दिया गया और बाबा अनुसंधान केंद्र इसका नाम है दे दिया गया था। अब भारत में ये कितने रिएक्टर संस्थान है? 17। अब तक कितने हैं? 17 है। अब हम बात करते हैं कि देखो ये परमाणु ऊर्जा है, ये किन किन खनिजों के माध्यम से बनाई जाती है। देखो सबसे पहली बात ये करते हैं कि 1 kg परमाणु, यहां पर एक उदाहरण दिखा रहा हूं मैं। यहां पर ले लीजिए 1 kg यूरेनियम। यूरेनियम से जो ऊर्जा बनती है वो किसके बराबर, यानी जो कोयले का जो भाग जो विद्युत बनाने में जितना खपत होता है उसकी तुलना हम कर रहे हैं। एक बार यहाँ पर 1 kg यूरेनियम से जितनी विद्युत बनती है उतनी विद्युत कोयले से बनाने के लिए 20 से 25 टन, 20 से 25 लाख टन कोयला, लाख टन कोयला काम में लेना पड़ता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि कम भाग से ज्यादा विद्युत, परमाणु से कम भाग से ज्यादा विद्युत बनाई जा सकती है, लेकिन परमाणु बनाते समय इसका खर्चा थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इसकी विद्युत काफी सस्ती बनती है। कहने का मतलब विद्युत बनाने में सबसे सस्ता जो स्रोत है वो परमाणु का ही। लेकिन आज वर्ल्ड की अगर बात करें, भारत की अगर बात करें, तो भारत में सबसे ज्यादा जो विद्युत बनाई जाती है वो किन से बनती है? 1 नंबर कोयला। सबसे ज्यादा विद्युत है तापीय विद्युत जो कोयले से बनाई जाती है, उसके बाद जल विद्युत, जल से बनाई जाती है, और तीसरा नंबर आता है परमाणु का, ये तीसरे नंबर पर। अब धीरे धीरे है वो ये गैर परंपरागत संस्थान है वो तीसरे नंबर पर आने का प्रयास कर रहे हैं। कहने का मतलब सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, इनके माध्यम से भी ऊर्जा बनाने का जो प्रणाली वर्तमान में चल रही है वो इस तरह है, वो इसके ऊपर आ सकता है। लेकिन अभी का जो क्रम है वो 1 नंबर कोयला, फिर जल, फिर उसके बाद परमाणु ऊर्जा का भाग आता है। अब हम बात करते हैं कि परमाणु ऊर्जा शक्ति के जो स्रोत है, परमाणु ऊर्जा शक्ति के जो स्रोत है ये भी कह सकते हैं कि जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, ये स्रोतों के रूप में आते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि इनमें कौन कौन से खनिजों को काम में लिया जाता है परमाणु बनाते समय। तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि परमाणु में कौन कौन से स्रोतों को काम में लिया जाता है, या परमाणु ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों के नाम बताइए या उनके वितरण बताइए, या कौन कौन से स्रोत है इनके वितरण को समझाइए। इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है यहाँ पर। परमाणु ऊर्जा या आणविक ऊर्जा के स्रोत, स्रोतों में 1 नंबर हम बात करते हैं किसकी? यूरेनियम की। 1 नंबर भाग लेते हैं हम यूरेनियम। अब यूरेनियम भारत में कहां कहां पर निकाला जाता है ये चीज देखने हैं। यानी भारत में जो यूरेनियम है वो कहां कहां पर पाया जाता है। एक बार मैं बता रहा हूं आपको कि झारखंड का शिवभूम क्षेत्र, राजस्थान, और राजस्थान की जो अरावली पहाड़ी, खास तौर से जो आर्कियन काल में जो पहाड़ी बनी हुई है उस क्षेत्र में, बिहार में, आंध्र प्रदेश के नल्लोर क्षेत्र में, और केरल की मोनोजाइट जो रेत पाई जाती है उसमें, अलग अलग स्थानों में। देखो यहाँ पर झारखंड में शिवभूम क्षेत्र है, उसके बाद बिहार का क्षेत्र है, झारखंड, बिहार, राजस्थान की जो आर्कियन क्रम में बनी हुई जो चट्टानें, खास तौर से अरावली, यहाँ पर राजस्थान, यहाँ पर भी यूरेनियम के भंडार है। इसके अलावा नल्लोर क्षेत्र है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, नल्लोर, यहां से भी यूरेनियम का खनन किया जाता है। इसके बाद केरल में मोनोजाइट रेत पाई जाती है, यहाँ पर देखो मोनोजाइट, इस मोनोजाइट से भी यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा यूरेनियम का भंडार है वो कहां पर है? झारखंड, यहाँ पर झारखंड। ये तो बात होगी किसकी? यूरेनियम की। अब 2 नंबर अब बात करते हैं थोरियम। पूरे संसार का यानी पूरे विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश है वो भारत है। अब भारत में यूरेनियम का भंडार सबसे ज्यादा कहां पर है ये बात आती है।
तो इसमें एक नंबर भाग ये आता है मोनोजोइट क्षेत्र जो केरल है। सॉरी थोरियम की बात हो रही है यहाँ पर, थोरियम यानी पूरे संसार का जो थोरियम है, मैंने पहले यूरेनियम नाम लिया था, पूरे संसार का जो थोरियम का जो उत्पादन होता है उसका एक नंबर भाग आता है, वो किस देश का आता है, वो भारत का आता है। और भारत में भी सबसे अधिक थोरियम का उत्पादन है वो कहां पर होता है, वो होता है केरल में। और मोनोजाइट जो रेत है केरल में, उसी मिट्टी से ये थोरियम है वो बनाया जाता है। दूसरा भाग आता है लगभग 10% के लगभग बिहार से भी ये थोरियम निकाला जाता है, बिहार से दूसरे भाग के रूप में। तो ये तो बात दो दूसरे नंबर के स्रोत की हो गई, एक नंबर यूरेनियम, दो नंबर थोरियम। अब हम बात करते हैं इल्मेनाइट, तीसरे नंबर पर। इल्मेनाइट खनिज, अब ये इल्मेनाइट ज्यादातर कहां पर पाया जाता है, ये भी केरल में पाया जाता है। इल्मेनाइट है वो पश्चिमी तट के पास में पाया जाता है, और पश्चिमी तट पर केरल का जो भाग आता है उसमें, और कुमारी अंतरिक्ष क्षेत्र है तमिलनाडु का, केरल कुमारी अंतरिक्ष क्षेत्र आता है वो, और नर्मदा घाटी क्षेत्र की एस्टूरियन जो बनती है, देखो ध्यान रखना यहाँ पर नर्मदा नदी घाटी का जो एस्टूरियन बनता है, एस्टूरियन का मतलब यहाँ पर जब जल समुद्र में गिरता है तो इस क्षेत्र में जो मिट्टी का जो यहाँ पर जमाव है, यहाँ पर इल्मेनाइट पाया जाता है, इल्मेनाइट। एक स्रोत तो ये हो गया, दूसरा स्रोत यहां पर हो गया, तीसरा स्रोत है यहां पर कुमारी अंतरिक्ष, कुमारी अंतरिक्ष ये क्षेत्र आता है जो तमिलनाडु है दक्षिण में, यानी भारत के सबसे दक्षिण में। तो तीन खनिजों की बात करें हमने यहाँ पर, यूरेनियम, थोरियम और इल्मेनाइट। उसके बाद हम बात करें बेरिलियम की, नंबर 4 बेरिलियम। बेरिलियम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जैसे बिहार है, उसके बाद राजस्थान का स्थान आता है। यानी बेरिलियम का उत्पादन या इस खनिज का सबसे अधिक जो खनन होता है वो राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन राज्यों में ज्यादा होता है। यानी याद रखना यहां से कौन सा खनिज है, बेरिलियम। ये भी परमाणु ऊर्जा में काम में लिया जाता है, इसका खनन होता है बिहार से, राजस्थान का भाग 2 नंबर, याद रखना है। उसके बाद आंध्र प्रदेश का क्षेत्र आता है, इसके बाद तमिलनाडु का क्षेत्र आता है। यानी इन क्षेत्रों में कौन सा खनिज निकाला जाता है, बेरिलियम। तो बेरिलियम का 1 नंबर भाग, फिर 2 नंबर भाग, फिर 3 नंबर भाग आंध्र प्रदेश, और 4 नंबर भाग आता है तमिलनाडु। कौन सा खनिज आया, बेरिलियम। खनिजों क्रम में 1 नंबर यूरेनियम, 2 नंबर थोरियम, 3 नंबर इल्मेनाइट, 4 नंबर बेरिलियम। उसके बाद 5 नंबर पर आता है जिरकन, नंबर 5 जिरकन। ये जिरकन खनिज है, ये भी केरल में निकाला जाता है ज्यादातर। केरल की जो मोनोजाइट रेत है यहां से, तो कहने का मतलब यह है कि परमाणु ऊर्जा में ज्यादातर जो खनिज का भंडार है वो यहीं पर है। देखो यहाँ पर थोरियम निकलता है, यहाँ पर इल्मेनाइट का भाग भी पाया जाता है, यहाँ पर जिरकन का भाग भी पाया जाता है। उसके बाद यानी जो ये बालू की जो रेत की मोनोजाइट नामक जो रेत है यहाँ पर है, ये जिरकन पाया जाता है, और केवल केरल में पाया जाता है। ये जिरकन ध्यान रखना केवल केरल में पाया जाता है। अब अगला जो 6 नंबर का, अगला 6 नंबर का जो खनिज है वो कौन सा है, ग्रेनाइट, सॉरी ग्रेफाइट। कौन सा है, ग्रेफाइट। अब ये ग्रेफाइट है वो भी परमाणु ऊर्जा में काम में लिया जाता है, और ग्रेफाइट का उत्पादन करने में 1 नंबर उड़ीसा। ग्रेफाइट, सबसे अधिक ग्रेफाइट का खनन कहां पर किया जाता है, वो किया जाता है उड़ीसा में, याद रखना है। सबसे अधिक ग्रेफाइट का खनन होने वाला जो राज्य है या करने वाला जो राज्य है वो कौन सा आता है, वो उड़ीसा आता है। और उड़ीसा के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उसमें प्रसिद्ध है जैसे कालाहांडी है, कोरापुट है, याद रखना है। कालाहांडी है, कोरापुट है, ये क्षेत्र, गंजाम क्षेत्र भी हम कह सकते हैं, ये उड़ीसा के क्षेत्र है। उसके बाद आंध्र प्रदेश का भाग आता है, यानी ग्रेफाइट में एक क्रम याद रखना, 1 नंबर उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक, तमिलनाडु, इन्हीं राज्यों में ग्रेफाइट का उत्पादन होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो ग्रेफाइट का खनन किया जाता है वो कहां पर होता है, उड़ीसा में, याद रखना है। यहाँ पर 1 नंबर जो राज्य आता है वो कौन सा आता है, उड़ीसा राज्य आता है इसमें।
ग्रेफाइट के उत्पादन में। तो ये तो बात हो गई परमाणु ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों की। अब हम बात करते हैं, ये जो भाग है, ये तो भाग है किसका, परंपरागत का। परंपरागत ऊर्जा का। अब हम दूसरा भाग पढ़ेंगे, यानी ऊर्जा संसाधन में जो दो भेद पढ़े थे हमने, एक तो परंपरागत जिसमें कोयला, पेट्रोलियम और परमाणु ऊर्जा, ये तीन भाग पड़ गए इसके। अब दूसरा इसका खंड बनेगा, वो बनेगा गैर परंपरागत। और गैर परंपरागत में मुख्य रूप से हमारे अध्याय में वैसे तीन दे रखे हैं, लेकिन जो मोस्टली बनते हैं वो दो बनते हैं, एक तो सौर ऊर्जा, दूसरा पवन ऊर्जा। यानी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा दो ऐसे स्रोत बनते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के जो मोस्टली बनते हैं। यहाँ पर देखो, ये अगर तुलना की जाए दोनों में, तो इन दोनों स्रोतों के बारे में पूछा जा सकता है। इसके दो भेद हैं, परंपरागत और दूसरा गैर परंपरागत। परंपरागत के खंड हमने पढ़ लिए, एक नंबर हमने पढ़ा कोयला, दो नंबर हमने पढ़ा पेट्रोलियम, और तीन नंबर हमने पढ़ा परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत है वो भी इसी में आती है। ये तीन खंड है वो तो परंपरागत के हो गए। अब गैर परंपरागत में देखो, वैसे तो अनेक है, मैंने नाम भी बताए थे जब इसके भेदों का वर्गीकरण किया गया था, लेकिन इस अध्याय में पढ़ेंगे हम सौर ऊर्जा, दो नंबर पवन ऊर्जा, और तीन नंबर है जैविक ऊर्जा। जैविक ऊर्जा, ये तीन प्रकार के ऊर्जा के तीन स्रोत है जो गैर परंपरागत है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैविक ऊर्जा। अब इसमें एक नंबर हम लेते हैं पहले, कौन सा, सौर ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा का जो पहला भाग बनता है वो कौन सा बनता है, वो सौर ऊर्जा का ही बनता है। और सौर ऊर्जा यानी सूर्य के ताप से जो विद्युत बनाई जाती है वो किस प्रकार बनाई जाती है, देखो एक नंबर भाग सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा यानी सूर्य की किरणों से, सूर्य की जो किरणें हैं वो एक प्लेट नीचे रखी रहती है, और उस प्लेट का नाम है, इस प्रकार से उसमें कॉलम बने रहते हैं, ब्लैक और व्हाइट। ये प्लेट क्या करती है, सूर्य की किरणों को अवशोषित करती है। ये सूर्य की किरणों को अवशोषित करके ये प्लेट है वो सौर ऊर्जा को किसमें बदल देती है, ये इसे लगी एक बैटरी, यहां पर ये बैटरी लगी है, इस बैटरी को ये चार्ज करती है। कहने का मतलब ये जो प्लेट है वो सौर ऊर्जा को किसमें बदलती है, ये विद्युत ऊर्जा में बदलती है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तो किसके माध्यम से, कौन सी प्लेट के माध्यम से, फोटोवोल्टेइक, फोटोवोल्टेइक, इस प्लेट का नाम देते हैं फोटोवोल्टेइक। अब बात करते हैं कि भारत में सौर ऊर्जा बनाने की दो परियोजना भी है, दो कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। एक तो सौर तापीय ऊर्जा कार्यक्रम, यानी भारत सरकार के द्वारा सूर्य के ताप से दो परियोजना शुरू की गई, दो योजना बनाई गई है। एक योजना है सौर तापीय परियोजना और दूसरी है सौर फोटोवोल्टेइक परियोजना। इन दो परियोजनाओं के माध्यम से भारत में विद्युत का निर्माण होता है सूर्य के ताप से। देखो दो परियोजना का नाम बता रहा हूं यहाँ पर, सौर ऊर्जा भी है, एक नंबर परियोजना सौर परियोजना, दूसरी परियोजना है सौर फोटोवोल्टेइक, फोटोवोल्टेइक परियोजना। इन दोनों परियोजना का नाम पूछा जा सकता है यहाँ पर कि दो ऐसी परियोजना का नाम बताइए जो
सौर ऊर्जा यानी सूर्य के ताप से विद्युत बनाने पर कार्य कर रही है, तो एक तो सौर ऊर्जा या सौर तापीय परियोजना और दूसरी है सौर फोटोवोल्टाइक परियोजना। ये दो प्रकार की परियोजना बनाई जाती है। अब भारत में ये बात करते हैं कि ये विद्युत का जो सौर विद्युत कहने का मतलब सूर्य के ताप से जो ऊर्जा बनाई जाती है उसमें क्रम किस प्रकार का है, सबसे अधिक किस राज्य में ये विद्युत बनाई जाती है, तो एक नंबर है गुजरात, नंबर 2 आता है महाराष्ट्र सॉरी राजस्थान, उसके बाद 3 नंबर महाराष्ट्र और 4 नंबर आंध्र प्रदेश। यानी सूर्य के ताप से जो विद्युत बनाने का क्रम है उसमें गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु भी आता है। यानी इनमें ये सूर्य के ताप से विद्युत बनाने का उच्च से कहने का मतलब अवरोही क्रम दे रखा है, सबसे अधिक गुजरात, उसके बाद राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, यहां से क्वेश्चन एक ऐसा बन सकता है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है। तो इस प्रश्न का जवाब यह होगा कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जिसके मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, और उष्णकटिबंधीय होने के कारण देखो यहां से कर्क रेखा गुजरती है, तो ये पूरा क्षेत्र जो बनता है ये अधिक ताप ग्रहण करने वाला क्षेत्र बनता है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी भारत का मध्य और दक्षिणी क्षेत्र उष्णकटिबंधीय होने के कारण यहाँ पर सौर ऊर्जा की संभावना ज्यादा बनती है। ये प्रश्न तो हो गया कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है, उससे संबंधित। अब हम बात ये कर रहे हैं कि इसके अलावा भी कुछ ऐसे सौर ऊर्जा से संबंधित एक एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, उनमें देखो कौन कौन से बनते हैं। यानी एक एक नंबर के जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसमें कौन कौन से बन रहे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में तिरुपति जो बालाजी है देवी स्थान यानी जो मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में विश्व में यानी विश्व की सबसे बड़ी भोजन बनाने की सौर ऊर्जा संचालित प्रणाली यानी भोजन बनाने की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा जो संचालित प्रणाली है वो कहां पर है, वो है तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी देवस्थान। और ये कौन से राज्य में है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। यहां पर सूर्य के ताप से सबसे अधिक भोजन बनाने की जो प्रणाली है वो कहां पर है, सबसे बड़ी सौर ऊर्जा से भोजन बनाने की जो प्रणाली है वो यहीं पर है, आंध्र प्रदेश में, तिरुपति बालाजी देवस्थान में। उसके बाद राजस्थान के झुंझुनू में, राजस्थान के झुंझुनू जिले में, झुंझुनू यहां का स्थान है पिलानी, कौन सा है, पिलानी। तो राजस्थान के झुंझुनू नामक जो जिला है उसमें पिलानी नामक जो इसकी तहसील बनती है झुंझुनू जिले की, वहां पर वाटर हीटर यानी भारत का सबसे बड़ा वाटर हीटर कहने का मतलब जल को गर्म करने की प्रणाली है वो कहां पर है, राजस्थान के झुंझुनू, जहां पर पिलानी इंस्टीट्यूट ऑफ सौर ऊर्जा प्रणाली के रूप में वहां पर ये स्थापित की गई है। और ये क्रम मैंने आपको बता दिया है कि सौर ऊर्जा सबसे अधिक कहने का मतलब सौर ऊर्जा की प्रणाली के रूप में जो क्रम है, एक नंबर गुजरात का, 2 नंबर राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, ये क्रम रहता है। देखो गुजरात का भाग है, राजस्थान का भाग है ऊपर, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, इसके बाद नीचे है वो तमिलनाडु की सौर ऊर्जा बनाने में इसका क्रम है वो 500 स्थान आता है। अब बात करते हैं हम पवन ऊर्जा की, इसके बाद पवन ऊर्जा की बात करते हैं। पवन ऊर्जा यानी हवा के वेग से विद्युत कैसे बनाई जाती है, जैसे समार्गीय हवा जहां पर चलती है यानी एक ही दिशा से जहां पर हवाएं ज्यादातर चलती है उन हवाओं को समार्गीय हवाओं के नाम से जाना जाता है, वहां पर पवन चक्की लगाई जाती है। इस प्रकार से पवन चक्की लगाई जाती है।
अब ये एक ही दिशा से हवा चलने के कारण ये पवन चक्की उसी दिशा में लगाई जाती है, उस हवा के समांतर लगाई जाती है, ताकि ये जो पवन चक्की है वो घूमने लग जाए। इनके जो पंख घूमते हैं, तो घूमने के कारण देखो यहां से यहां पर एक बैटरी लगी रहती है। जैसे ये पवन चक्की, कहने का मतलब ये पंख जैसे घूमता है तो घूमने से यहाँ पर विद्युत बनती है। तो कहने का मतलब ये पवन चक्की है वो पवन के वेग को विद्युत में बदलने वाली प्रणाली पवन चक्की। अब देखो भारत में सबसे अधिक जो पवन से ऊर्जा बनाने की जो प्रणाली है वो कहां पर है, कौन सा स्थान है, तो जो सबसे ज्यादा बनाता है वो स्थान है मुपडाल। तमिलनाडु का स्थान है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तमिलनाडु में एक स्थान है मुपडाल, याद रखना ही। भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा कौन से स्थान पर है, तमिलनाडु, और तमिलनाडु राज्य का स्थान है मुपडाल नामक स्थान, यहाँ पर सबसे अधिक। उसके बाद देखो ये क्रम रहता है कि पवन ऊर्जा से कौन कौन से राज्य है वो इसमें अव्वल में रहते हैं। एक नंबर ये तमिलनाडु है, नंबर 1 तमिलनाडु, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ये राज्य आते हैं जो पवन ऊर्जा से संबंधित है, जो पवन ऊर्जा को बनाते हैं। अब पवन ऊर्जा पवन के वेग पवन चक्की के माध्यम से, ये पवन चक्की है वो हवा के वेग को विद्युत में बदलने का कार्य करती है। तो इस संपूर्ण अध्याय में बस इतना टॉपिक है। इसमें एक पाइपलाइन से संबंधित और है, पाइपलाइन प्रणाली के माध्यम से अलग अलग स्थानों से, जैसे पेट्रोलियम को एक स्थान से दूसरे स्थान यानी परिशोधनशाला तक पहुंचाने में, तो उसके लाभ पूछे जा सकते हैं, या एक दो पाइपलाइन के बारे में पूछा जा सकता है, तो उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इस अध्याय में इतना ही है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करना। थैंक यू।